हेलो गाइस, जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पुस्तक है उसके चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक्स है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कक्षा 6 से लेकर 12 तक विथ पीडीएफ के साथ। और इस चैनल पर आपको है वो किसी प्रकार की अगर और जीके क्वेश्चन चाहिए तो आप है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इस पर पीछे भी कुछ वीडियो बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है उदय किस प्रकार से होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे थे। साथ में देखा कि क्रांतिकारी का युग यानी क्रांतिकारियों का युग है वो कब कहाँ से था, तो वो देखा था 1830 से लेकर 48 तक क्या होता है क्रांति का युग चलता है, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि उदारवादी जो लोग हैं उनके मन में उदारवादी जो लोग हैं उनके मन में राष्ट्र को लेकर किस प्रकार की भावनाएं थी उसके बारे में हमने देखा। और किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो यूरोप में किस प्रकार पनपती है उसके बारे में देखा। यानी राष्ट्र के प्रति उनका लगाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो रूढ़िवादी लोग हैं वो हमारे सामने आते हैं, किस प्रकार के उनके विचार होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली के निर्माण के बाद में, यानी उसके बाद क्या होता है 1830 से 48 तक 30 से 48 तक क्या चलता है क्रांति का युग चलता है। उसके बाद होता है वो कुछ राष्ट्र का निर्माण है वो शुरू होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी और इटली के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जर्मनी का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें किन किन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, यानी कि ये क्या क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि राष्ट्र यानी जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए क्या वहाँ की सेना है वो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ये हमारे जहन में क्वेश्चन आता है। 1848 है उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी कि 1848 है 1848 जब 1830 से लेकर 48 तक क्या होता है क्रांति चलती है। उसके बाद क्रांति के समाप्त होने के बाद 1848 के बाद देखें तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें क्रांति है वो उससे क्या होने लगती है अलग होने लगती है, अलगाव होने लगता है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो एक जर्मनी को क्या बनाना चाहते हैं, एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे, उसके बारे में देखते हैं। तो राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए और पूरे यूरोप को पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर रूढ़िवादी भावना पर किया इस्तेमाल किया। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं कौन रूढ़िवादी लोग जो पुरानी परंपरा सिद्धांतों पर चलते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए, राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सत्ता मतलब वहाँ पर राजनीतिक जो ताकत होती है उसको बढ़ाने के लिए, और पूरे जो यूरोप है उसमें राजनीतिक प्रभुत्व है यानी सत्ता हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं रूढ़िवादी जो भावना होती है लोगों में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। और इसे किस रूप में देख सकते हैं कि जर्मनी और जो इटली है वो एकीकृत हो जाए, एक राष्ट्र का निर्माण हो जाए। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रीय भावनाएं मध्यम वर्गीय और जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। हमने क्या देखा पहले 1848 से पहले देखा कि वहाँ पर कहाँ पर यूरोप में वहाँ पर है वो उदारवादी और जो लोग थे वहाँ पर मध्यम वर्ग के उनमें क्या थी राष्ट्र के प्रति जो भावना थी यानी राष्ट्रवादी भावना थी वो सबसे ज़्यादा थी, उसके बारे में देखा था। कब 1848 से पहले की बात है। उनमें राष्ट्रवाद भावना मध्यम वर्ग जमीन लोगों में क्या काफ़ी व्याप्त थी यानी सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना थी। और उन्होंने 1848 में जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र है वो बनाने का प्रयास किया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया 1848 में किसने जो जर्मनी के वहाँ पे लोग थे उन्होंने क्या किया एक संसद बनाई
और संसद बनाकर वहाँ पर निर्वाचित सदस्यों को भेज दिया। और किसके लिए किया उन्होंने? एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। मगर राष्ट्र निर्माण की एक उदारवादी जो पहल है, यानी उनके वो जो पहल है राष्ट्र राज्य बनाने की, वो उदारवादी पहल है, वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। यानी कि वहाँ पर जो राजशाही जो शासन कर रहे थे, या फिर वहाँ पर सेना की जो ताकत थी वो क्या कर रही थी, उसे उनकी भावनाओं को दबा रही थी। और उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था, और पर्सा के जो वहाँ पे बड़े शासक थे वो भी क्या कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। उसके पश्चात पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद क्या किया, उनकी भावनाओं को दबा दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर जो पर्सा, यानी पर्सा क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्र, जो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में जो वहाँ पर राज्य थे उनको मिलाकर सबसे पहले इसका निर्माण होता है। तो पर्सा है, उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का क्या किया, वहाँ पर राष्ट्र के एकीकरण करने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसका सबसे पहले नेतृत्व किसने किया? पर्सा ने किया था। और उसका प्रमुख जो मंत्री है वो ओटोमन बिस्मार्क था। यानी वहाँ पर जो शासक था उसने क्या किया, उसकी मृत्यु होने के बाद पर्सा के है वो क्या कर दिया, मुख्य जो कार्यकारी, यानी हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, यानी पीएम नियुक्त कर दिया किसी ओटोमन बिस्मार्क। यानी इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है ओटोमन बिस्मार्क को, इसलिए इसे इस प्रक्रिया का जनक भी कहा जाता है, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद की। 7 वर्ष के दौरान किसने? ओटोमन बिस्मार्क थे। उन्होंने अपने काल के, यानी पीएम बनने के बाद उन्होंने अपने 7 वर्ष के दौरान अपने 3 युद्धों में पर्सा को क्या कर लिया, जीत लिया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क और फ्रांस, ये जो 3 राज्य है इनको क्या कर लिया उन्होंने जीत हासिल की। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, उसको 3 युद्धों में पर्सा में उन्होंने क्या कर ली, जीत कर ली। किसने? ओटोमन बिस्मार्क ने। और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, उसमें पूरी हो जाती है। कौन करते हैं? बिस्मार्क करते हैं। जनवरी 1871 में देखें, कब? जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और ये कौन है? विलियम कहाँ का शासक था? ये पहले शासक थे पर्सा के शासक थे। और ये क्या हो जाते हैं? प्रौढ़ हो जाते हैं। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं किसे? बिस्मार्क को। उसके बाद जो राष्ट्र राज्य के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं, इस वहाँ पर 1871 में वर्साई की संधि होती है। तो उस समय क्या करते हैं? बिस्मार्क होते हैं, वो इनके क्या होते हैं? मुख्य जनक होते हैं, मुख्य कार्यकर्ता होते हैं। तो वे क्या करते हैं? राजा जो विलियम है प्रथम, उस राजा विलियम प्रथम को क्या करते हैं? जर्मनी के सम्राट घोषित कर देते हैं। 1871 में देखें तो 18 जनवरी 1871 की बात करें तो 18 जनवरी 1871 में क्या होता है कि सुबह बेहद ठंडी थी। यानी वहाँ पर माहौल कैसा था? शांत था। और जर्मनी राज्यों के राजकुमारों और सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री कौन होते हैं वहाँ पर? बिस्मार्क, जिसका पूरा नाम क्या? ओटोमन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साई के महल में बेहद ठंडे शीश महल, यानी वर्साई का महल है उसे क्या कहा गया? शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है, उसमें होती है ये बैठक होती है। वो कौन करते हैं? ये ओटोमन बिस्मार्क होते हैं। उसके साथ कौन होते हैं? राज्यों के कुछ राजकुमार भी होते हैं और सेना के प्रतिनिधि होते हैं, और प्रमुख रूप से देखें तो बिस्मार्क होते हैं। तो इनकी एक होती है वर्साई के महल में एक बैठक होती है। और सभा ने पर्सा है वहाँ के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। यानी यहाँ पर जो सभा होती है वहाँ पर मुख्य कार्य क्या होता है? उसमें जर्मन को है एक नए राष्ट्र के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में बनाने की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जर्मन है वहाँ पर क्या होता है? जर्मन में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया ने क्या कर दिया? पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। यानी जर्मनी में राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो पर्सा राज्य है उसकी शक्ति है, उसको प्रभुत्व है, यानी उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति है वो हमें दिखाई दे रही थी। और नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, जो नया राज्य बना, कौन बना था? जर्मनी। उसने नए राज्य ने क्या कर दिया? जर्मनी की जो मुद्रा है, पैसे है, बैंकिंग सुविधा और कानून है और न्याय की जो व्यवस्था है उसके आधुनिकीकरण
पर काफ़ी जोर दिया, यानी वर्तमान में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार का कानून है और किस प्रकार की मुद्रा चल रही है, उस पर काफ़ी जोर दिया था। और पर्सा द्वारा उठाए गए कदम, यानी जो पर्सा है राष्ट्र है उसके द्वारा जो उठाए गए कदम किसको लेकर, जर्मनी के एकीकरण को लेकर, और उसकी कार्यवाही बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। यानी सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है, तो वहाँ पर जर्मनी है वो सबसे पहले जर्मनी राष्ट्र का क्या होता है, सबके सामने मॉडल बनकर आता है। उसके बाद देखें तो इटली के बारे में देखते हैं। तो इटली है वो जर्मनी की तरह है। देखें तो इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, यानी राजनीतिक रूप से देखें तो एक राष्ट्र बनने में इसे भी बहुत अधिक समय लगता है, किसे, इटली को। और इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी जब इटली का राष्ट्रीयकरण हुआ था, एकीकरण हुआ था, तो उसमें इटली वंशानुगत राज्यों में, यानी वंश के अनुसार, जैसे देखते हैं कि एक शासक कार्य करता है, मान लो एक राज्य है उसमें शासक कार्य करता है, उसके बाद उसका पुत्र है वो शासक करता है, उसके बाद उसके पुत्र का पुत्र हो जाता है तो वो शासक करता है। तो वंश के अनुसार वहाँ पर कार्य हो रहे थे। और बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें क्या हो रहा था, ये बंटा हुआ था जब इसका एकीकरण हुआ था। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैप में देखें तो ये यूरोप का मैप है, ये ठीक है, ये यूरोप का मैप है। और इसमें देखें तो यूरोप में उत्तर की तरफ कौन सा है, बाल्टिक सागर आता है, और उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो क्या होता है, उत्तरी सागर। ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये कौन सी है, ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण है, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा आता है, उत्तरी सागर, और उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो कौन सा, बाल्टिक सागर। पूर्व की तरफ रूसी साम्राज्य आ जाते हैं, दक्षिण की तरफ इस तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य, और यहाँ पर है ये पर्सा जो सबसे पहले हमारे सामने उभर कर आता है। अब बढ़ते हैं आगे। 19वीं सदी के मध्य में, जो 19वीं सदी थी उसके मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। यानी जो जर्मनी का राष्ट्र का निर्माण होता है, एकीकरण होता है, तो वो लगभग 300 छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। लेकिन जो इटली की बात करें तो जब इटली का एकीकरण हुआ तो कितने राज्यों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों में, और जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। और जिनमें से एक की बात करें तो वो कौन सा आता है, सार्डिनिया पिडमांड में इतालवी राजघराने, इतालवी जो राजघराना है उसका शासन था उसमें, और उसका नाम क्या है, एक सार्डिनिया पिडमांड। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैम्सबर्गों के अधीन था। उत्तरी जो भाग देखें किसका देख रहे हैं हम, इटली का। तो उत्तरी भाग देखें तो ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग के उसके दिन था। मध्य भाग देखें तो मध्य इलाके में पोप का शासन था, और दक्षिणी में स्पेन के जो बुर्ब राजा थे, यानी वो वंश है बुर्ब, उसके अधीन थी। यानी कि लगभग देखें तो इटली का मैप है ना इस प्रकार से, और ये उसमें 3 भागों में बंटा हुआ था, उत्तरी इटली, मध्य इटली, और ये क्या आ जाता है, दक्षिणी इटली, साउथ इटली। तो उत्तर में देखें तो किसका शासन था उसमें, इटली में देखें तो यहाँ पर देखो कि उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैम्सबर्गों का अधीन था। यानी वहाँ पर क्या था, ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और मध्य भाग में देखें तो वह पोप का शासन था, पोप जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, पोप लोग, उनका शासन था। और दक्षिण में देखें तो दक्षिण में किसका था, बुर्ब राजा थे, यानी बुर्ब वंश के जो राजा थे वो क्या करते, बुर्बो वंश के राजा है वो शासन कर रहे थे। इस प्रकार 3 भागों में उस समय इटली बंटा हुआ था, अधीनता। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। उस समय जो इतालवी भाषा थी उसने साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। जो इतालवी भाषा बोल रहे थे वो भी क्या थे, क्षेत्र है वो अलग अलग भागों में बंटे हुए थे। 1830 के दशक में देखें जोसेप्पे मैत्सिनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद देखें 1830 के दशक में जोसेप्पे मैत्सिनी के बारे में हमने पढ़ा कि ये कौन थे, जोसेप्पे मैत्सिनी, हमने पीछे पढ़ा कि ये क्रांतिकारी थे। कौन थे, एक क्रांतिकारी थे, और ये है यंग इटली नाम से वो क्या लेकर आए थे, गुप्त संगठन भी बनाते हैं एक राष्ट्रवादी की भावना के लिए। तो उन्होंने एकीकृत इतालवी, यानी इतालवी भाषा का एकीकृत करने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। और उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी बनाया। ये दे रखा है यहाँ पे, उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, किस नाम से, यंग इटली नाम से।
1831 से 48 में क्रांतिकारी जो विद्रोह थे उनकी असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पिडमांड के शासक विक्टर एमैनुएल द्वितीय पर आ गई। यानी कि हम देख रहे थे पीछे कि 1830 से लेकर 48 तक शासन क्या होता है, किस प्रकार से शासन चलता है कि वहाँ पर क्रांति है वो का युग चलता है। तो 31 से 48 के बीच देखें तो क्रांति जो विद्रोह चल रहा था उसमें क्या आ जाती है, असफलता आ जाती है। और उसके बाद वहाँ पर जो सर्डिनिया पिडमांड जो उत्तर की तरफ शासन कर रहे थे वहाँ के शासक थे इमैनुएल द्वितीय, उस पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसको आगे बढ़ाएं। और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली इनके लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें और राजनीतिक प्रभुत्व यानी राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से देखें तो संभावना उत्पन्न कर रहा था। यानी उत्तरी क्षेत्र है वो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहा था। मंत्री प्रमुख कावूर जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया उसमें मुख्य और देखें तो एक मंत्री प्रमुख होता है कौन, कावूर, जिसने क्या किया, इटली के जो प्रदेश थे छोटे छोटे भागों में टुकड़ों में बंटे हुए थे उनको एकीकृत करने के लिए यानी एक करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही वह जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। वो किस प्रकार का व्यक्ति था, वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र यानी लोगों के शासन में विश्वास करने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। कौन, कावूर, ये है वो अभिजात वर्ग के तमाम जो अमीर बोलते हैं जैसे शिक्षित है सदस्य उनकी तरह न तो इतालवी भाषा बोलता था बल्कि वह एक बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था। और फ्रांस से सर्डिनिया जो पिडमांड है उसकी एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावूर कहा था से सर्डिनिया पिडमांड 1859 में ऑस्ट्रेलिया जो बल है उनको हरा पाने में क्या हो जाते हैं, उनको हरा पाने में कामयाब हो जाते हैं। नियमित सैनिकों के अलावा नियमित जो सैनिक है उनके अलावा जो गैरीबाल्डी है उसके नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। यानी इनका भी योगदान देते हैं कि वो जो सशस्त्र यानी साथ में हथियारों के साथ स्वयंसेवकों ने युद्ध में उसमें राष्ट्र के निर्माण में क्या करते हैं, युद्ध में हिस्सा लेते हैं। 1860 में वे दक्षिणी इटली जो हमने इटली का जो दक्षिणी पार्ट बताया ये दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य थे उनमें प्रवेश कर जाते हैं और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए यानी वहाँ पर स्पेनी का जो शासन चल रहा था उनको हटाने के लिए कहाँ पर, दक्षिण में कौन थे, स्पेनी के बुर्बो वंश के शासन चल रहा था उनको हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहते हैं। कौन, जूसेppe गैरीबाल्डी और वहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता थे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में क्या कर दिया गया, इमैनुएल द्वितीय था उनको इटली को एकीकृत करने का एक मुख्य शासक घोषित कर दिया जाता है। यानी कि बात करें 1861 में कौन शासक बन जाता है इटली का, कौन बन जाता है, इमैनुएल द्वितीय। और इटली के अधिकांश निवासी है जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी। निरक्षरता मतलब कम पढ़े लोग थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। यानी उदारवादी किस प्रकार की भावना होती है, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या मायने होते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसके बारे में वो अनजान थे। यानी अपना कितना योगदान दे सकते हैं लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। और दक्षिणी इटली में देखें तो जिन आम किसानों ने गैरीबाल्डी का समर्थन किया था यानी दक्षिण में जहाँ पर बुर्बो वंश का शासन था, स्पेन बुर्बो वंश का शासन था दक्षिण में, वहाँ पर क्या किया था, गैरीबाल्डी का समर्थन किया था वहाँ के आम किसानों ने। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था कि इटालिया होती क्या है उसके बारे में सुना ही नहीं था। और वे मानते थे कि लाटालिया विक्टर एमैनुएल की पत्नी थी। क्या मानते थे कि लाटालिया कौन थी, इमैनुएल जो वहाँ का शासन था इमैनुएल द्वितीय उसकी पत्नी मानते थे। लेकिन ये इटली को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। यानी कि इतने निरक्षर लोग थे उस समय वहाँ पर। हेलो गाइस, जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञानी पुस्तक है उसके चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक्स है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कक्षा 6 से लेकर 12 तक विथ पीडीएफ के साथ। और इस चैनल पर आपको है वो किसी प्रकार की अगर और जीके क्वेश्चन चाहिए तो आप है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में
में अध्ययन करेंगे। हमने इस पर पीछे भी कुछ वीडियो बना रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है उदय किस प्रकार से होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखे थे। साथ में देखा कि क्रांतिकारी का युग यानी क्रांतिकारियों का युग है वो कब कहाँ से था, तो वो देखा था 1830 से लेकर 48 तक क्या होता है, क्रांति का युग चलता है, उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि उदारवादी जो लोग हैं उनके मन में उदारवादी जो लोग हैं उनके मन में राष्ट्र को लेकर किस प्रकार की भावनाएं थी, उसके बारे में हमने देखा। और किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो यूरोप में किस प्रकार पनपती है, उसके बारे में देखा। यानी राष्ट्र के प्रति उनका लगाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो रूढ़िवादी लोग हैं वो हमारे सामने आते हैं, किस प्रकार के उनके विचार होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली के निर्माण के बाद में, यानी उसके बाद क्या होता है 1830 से 48 तक 30 से 48 तक क्या चलता है, क्रांति का युग चलता है। उसके बाद होता है वो कुछ राष्ट्र का निर्माण है वो शुरू होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी और इटली के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जर्मनी का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसमें किन किन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, यानी कि ये क्या क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि राष्ट्र यानी जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए क्या वहाँ की सेना है वो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ये हमारे जहन में क्वेश्चन आता है। 1848 है, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी कि 1848 है, 1848 जब 1830 से लेकर 48 तक क्या होता है, क्रांति चलती है। उसके बाद क्रांति के समाप्त होने के बाद 1848 के बाद देखें तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें क्रांति है वो उससे क्या होने लगती है, अलग होने लगती है, अलगाव होने लगता है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो एक जर्मनी को क्या बनाना चाहते हैं, एक अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे, उसके बारे में देखते हैं। तो राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए और पूरे यूरोप को पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर रूढ़िवादी भावना पर क्या इस्तेमाल किया। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं कौन, रूढ़िवादी लोग जो पुरानी परंपरा सिद्धांतों पर चलते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ राज्य की सत्ता बढ़ाने के लिए, राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सत्ता मतलब वहाँ पर राजनीतिक जो ताकत होती है उसको बढ़ाने के लिए, और पूरे जो यूरोप है उसमें राजनीतिक प्रभुत्व है यानी सत्ता हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, रूढ़िवादी जो भावना होती है लोगों में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। और इसे किस रूप में देख सकते हैं कि जर्मनी और जो इटली है वो एकीकृत हो जाए, एक हो जाए, एक राष्ट्र का निर्माण हो जाए। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रीय भावनाएं मध्यम वर्गीय और जर्मनी लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। हमने क्या देखा पहले 1848 से पहले देखा कि वहाँ पर कहाँ पर यूरोप में वहाँ पर है वो उदारवादी और जो लोग थे वहाँ पर मध्यम वर्ग के, उनमें क्या थी, राष्ट्र के प्रति जो भावना थी यानी राष्ट्रवादी भावना थी वो सबसे ज़्यादा थी। उसके बारे में देखा था कब, 1848 से पहले की बात है। उनमें राष्ट्रवाद भावना मध्यम वर्ग जर्मनी लोगों में क्या काफ़ी व्याप्त थी यानी सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना थी। और उन्होंने 1848 में जर्मनी महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र है वो बनाने का प्रयास किया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1848 में जर्मनी के वहाँ पे लोग थे उन्होंने क्या किया, एक संसद बनाई और संसद बनाकर वहाँ पर निर्वाचित सदस्यों को भेज दिया। और किसके लिए किया, उन्होंने एक राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। मगर राष्ट्र निर्माण की एक उदारवादी जो पहल है यानी उनके वो जो पहल है राष्ट्र राज्य बनाने की, वो उदारवादी पहल है वो राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। यानी कि वहाँ पर जो राजशाही जो शासन कर रहे थे या फिर वहाँ पर सेना की जो ताकत थी वो क्या कर रही थी, उसे उनकी भावना को दबा रही थी। और उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था और प्रशा के जो वहाँ पे बड़े शासक थे वो भी क्या कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद क्या किया,
उनकी भावनाओं को दबा दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर जो पर्सा, यानी पर्सा क्या है, यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्र, जो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में जो वहाँ पर राज्य थे उनको मिलाकर सबसे पहले इसका निर्माण होता है। तो पर्सा है, उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का क्या किया, वहाँ पर राष्ट्र के एकीकरण करने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसका सबसे पहले नेतृत्व किसने किया, पर्सा ने किया था। और उसका प्रमुख जो मंत्री है वो ओटोमन बिस्मार्क था। यानी वहाँ पर जो शासक था उसने क्या किया, उसकी मृत्यु होने के बाद पर्सा के है वो क्या कर दिया, मुख्य जो कार्यकारी यानी हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी पीएम नियुक्त कर दिया किसी ओटोमन बिस्मार्क। यानी इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है ओटोमन बिस्मार्क को, इसलिए इसे इस प्रक्रिया का जनक भी कहा जाता है, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद की। 7 वर्ष के दौरान किसने, ओटोमन बिस्मार्क थे, उन्होंने अपने काल के यानी पीएम बनने के बाद उन्होंने अपने 7 वर्ष के दौरान अपने 3 युद्धों में पर्सा को क्या कर लिया, जीत लिया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क और फ्रांस, ये जो 3 राज्य है इनको क्या कर लिया उन्होंने जीत हासिल की। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, उसको 3 युद्धों में पर्सा में उन्होंने क्या कर ली, जीत कर ली। किसने, ओटोमन बिस्मार्क ने। और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, उसमें पूरी हो जाती है। कौन करते हैं, बिस्मार्क करते हैं। जनवरी 1871 में देखें, कब, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और ये कौन है, विलियम, कहाँ का शासक था, ये पहले शासक थे पर्सा के शासक थे। और ये क्या हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं किसे, बिस्मार्क को। उसके बाद जो राष्ट्र राज्य के लिए निर्माण कार्य हो रहे हैं इस वहाँ पर 1871 में वर्साय की संधि होती है। तो उस समय क्या करते हैं, बिस्मार्क होते हैं, वो इनके क्या होते हैं, मुख्य जनक होते हैं, मुख्य कार्यकर्ता होते हैं। तो वे क्या करते हैं, राजा जो विलियम है प्रथम, उस राजा विलियम प्रथम को क्या करते हैं, जर्मनी के सम्राट घोषित कर देते हैं। 1871 में देखें तो 18 जनवरी 1871 की बात करें तो 18 जनवरी 1871 में क्या होता है कि सुबह बेहद ठंडी थी, यानी वहाँ पर माहौल कैसा था, शांत था। और जर्मनी राज्यों के राजकुमारों और सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री कौन होते हैं वहाँ पर, बिस्मार्क, जिसका पूरा नाम क्या, ओटोमन बिस्मार्क, समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल, यानी वर्साय का महल है उसे क्या कहा गया, शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है, उसमें होती है ये बैठक होती है। वो कौन करते हैं, ये ओटोमन बिस्मार्क होते हैं। उसके साथ कौन होते हैं, राज्यों के कुछ राजकुमार भी होते हैं और सेना के प्रतिनिधि होते हैं, और प्रमुख रूप से देखें तो बिस्मार्क होते हैं। तो इनकी एक होती है वर्साय के महल में एक बैठक होती है, और सभा ने पर्सा है वहाँ के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। यानी यहाँ पर जो सभा होती है वहाँ पर मुख्य कार्य क्या होता है, उसमें जर्मन को है एक नए राष्ट्र के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में बनाने की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जर्मन है वहाँ पर क्या होता है, जर्मन में राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया ने क्या कर दिया, पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। यानी जर्मनी में राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें जो पर्सा राज्य है उसकी शक्ति है, उसको प्रभुत्व है, यानी उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति है वो हमें दिखाई दे रही थी। और नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, जो नया राज्य बना, कौन बना था, जर्मनी, उसने नए राज्य ने क्या कर दिया, जर्मनी की जो मुद्रा है, पैसे है, बैंकिंग सुविधा और कानून है और न्याय की जो व्यवस्था है उसके आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। यानी वर्तमान में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार का कानून है और किस प्रकार की मुद्रा चल रही है उस पर काफ़ी जोर दिया था। और पर्सा द्वारा उठाए गए कदम, यानी जो पर्सा है राष्ट्र है उसके द्वारा जो उठाए गए कदम किसको लेकर, जर्मनी के एकीकरण को लेकर, और उसकी कार्यवाही बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। यानी सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है, तो वहाँ पर जर्मनी है वो सबसे पहले जर्मनी राष्ट्र का क्या होता है, सबके सामने मॉडल बनकर आता है।
उसके बाद देखें तो इटली के बारे में देखते हैं। तो इटली है वो जर्मनी की तरह है। देखें तो इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, यानी राजनीतिक रूप से देखें तो एक राष्ट्र बनने में इसे भी बहुत अधिक समय लगता है, किसे, इटली को। और इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी जब इटली का राष्ट्रीयकरण हुआ था, एकीकरण हुआ था, तो उसमें इटली वंशानुगत राज्यों में यानी वंश के अनुसार, जैसे देखते हैं कि एक शासक कार्य करता है, मान लो एक राज्य है उसमें शासक कार्य करता है, उसके बाद उसका पुत्र है वो शासक करता है, उसके बाद उसके पुत्र का पुत्र हो जाता है तो वो शासक करता है। तो वंश के अनुसार वहाँ पर कार्य हो रहे थे। और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें क्या हो रहा था, ये बंटा हुआ था जब इसका एकीकरण हुआ था। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैप में देखें तो ये यूरोप का मैप है, ये ठीक है, ये यूरोप का मैप है। और इसमें देखें तो यूरोप में उत्तर की तरफ कौन सा है, बाल्टिक सागर आता है। और उत्तर पश्चिम की तरफ देखें तो क्या होता है, उत्तरी सागर। ये कौन सी दिशा है, उत्तर। और ये कौन सी है, ये दिशा है उत्तर, ये दक्षिण है। और ये कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा आता है, उत्तरी सागर। और उत्तर पूर्व की तरफ देखें तो कौन सा है, बाल्टिक सागर। पूर्व की तरफ रूसी साम्राज्य आ जाते हैं, दक्षिण की तरफ इस तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य। और यहाँ पर है ये पर्सा जो सबसे पहले हमारे सामने उभर कर आता है। अब बढ़ते हैं आगे। 19वीं सदी के मध्य में, जो 19वीं सदी थी उसके मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। यानी जो जर्मनी का राष्ट्र का निर्माण होता है, एकीकरण होता है, तो वो लगभग 300 छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। लेकिन जो इटली की बात करें तो जब इटली का एकीकरण हुआ तो कितने राज्यों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों में। और जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। और जिनमें से एक की बात करें तो वो कौन सा आता है, सार्डिनिया पिडमांड में इतालवी राजघराने, इतालवी जो राजघराना है उसका शासन था उसमें, और उसका नाम क्या है, एक सार्डिनिया पिडमांड। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्गों के अधीन था। उत्तरी जो भाग देखें किसका देख रहे हैं हम, इटली का। तो उत्तरी भाग देखें तो ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग है उसके दिन था। मध्य भाग देखें तो मध्य इलाके में पोप का शासन था। और दक्षिण में स्पेन के जो बुर्ब राजा थे, यानी वो वंश है बुर्ब, उसके अधीन थी। यानी कि लगभग देखें तो इटली का मैप है ना इस प्रकार से। और ये उसमें 3 भागों में बंटा हुआ था, उत्तरी इटली, मध्य इटली, और ये क्या आ जाता है, दक्षिणी इटली, साउथ इटली। तो उत्तर में देखें तो किसका शासन था उसमें, इटली में देखें तो यहाँ पर देखो कि उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों का अधीन था। यानी वहाँ पर क्या था, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और मध्य भाग में देखें तो वह पोप का शासन था, पोप जो वहाँ पर शासन कर रहे थे, पोप लोग, उनका शासन था। और दक्षिण में देखें तो दक्षिण में किसका था, बुर्ब राजा थे, यानी बुर्ब वंश के जो राजा थे वो क्या करते, बुर्बो वंश के राजा है वो शासन कर रहे थे। इस प्रकार 3 भागों में उस समय इटली बंटा हुआ था। अधीनता, इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। उस समय जो इतालवी भाषा थी उसने साझा रूप हासिल नहीं किया था। और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। जो इतालवी भाषा बोल रहे थे वो भी क्या थे, क्षेत्र है वो अलग अलग भागों में बंटे हुए थे। 1830 के दशक में देखें ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके बाद देखें 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में हमने पढ़ा कि ये कौन थे, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, हमने पीछे पढ़ा कि ये क्रांतिकारी थे। कौन थे, एक क्रांतिकारी थे। और ये है यंग इटली नाम से वो क्या लेकर आए थे, गुप्त संगठन भी बनाते हैं एक राष्ट्रवादी की भावना के लिए। तो उन्होंने एकीकृत इतालवी, यानी इतालवी भाषा का एकीकृत करने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। और उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी बनाया। ये दे रखा है यहाँ पे, उन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था, किस नाम से, यंग इटली नाम से। 1831 से 48 में क्रांतिकारी जो विद्रोह थे उनकी असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांड के शासक विक्टर एमैनुएल द्वितीय पर आ गई। यानी कि हम देख रहे थे पीछे कि 1830 से लेकर 48 तक शासन
क्या होता है, किस प्रकार से शासन चलता है कि वहाँ पर क्रांति है वो का युग चलता है। तो 31 से 48 के बीच देखें तो क्रांति जो विद्रोह चल रहा था उसमें क्या आ जाती है, असफलता आ जाती है। और उसके बाद वहाँ पर जो सर्डिनिया पिडमांड जो उत्तर की तरफ शासन कर रहे थे, वहाँ के शासक थे इमैनुअल द्वितीय, उस पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उसको आगे बढ़ाएं। और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली इनके लिए आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें और राजनीतिक प्रभुत्व यानी राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से देखें तो संभावना उत्पन्न कर रहा था। यानी उत्तरी क्षेत्र है वो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहा था। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, उसमें मुख्य और देखें तो एक मंत्री प्रमुख होता है कौन, कावूर, जिसने क्या किया, इटली के जो प्रदेश थे छोटे छोटे भागों में टुकड़ों में बंटे हुए थे उनको एकीकृत करने के लिए यानी एक करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही वह जनतंत्र में विश्वास करने वाला था। वो किस प्रकार का व्यक्ति था, वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र यानी लोगों के शासन में विश्वास करने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। कौन, कावूर, ये है वो अभिजात वर्ग के तमाम जो अमीर बोलते हैं जैसे शिक्षित हैसियत से, उनकी तरह न तो इतालवी भाषा बोलता था बल्कि वह एक बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था। और फ्रांस से सर्डिनिया जो पिडमांड है उसकी एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे कावूर कहा था से सर्डिनिया पिडमांड 1859 में ऑस्ट्रेलिया जो बल है उनको हरा पाने में क्या हो जाते हैं, उनको हरा पाने में कामयाब हो जाते हैं। नियमित सैनिकों के अलावा, नियमित जो सैनिक है उनके अलावा जो गैरिबाल्डी है उसके नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। यानी इनका भी योगदान देते हैं कि वो जो सशस्त्र यानी साथ में हथियारों के साथ स्वयंसेवकों ने युद्ध में उसमें राष्ट्र के निर्माण में क्या करते हैं, युद्ध में हिस्सा लेते हैं। 1860 में वे दक्षिणी इटली, जो हमने इटली का जो दक्षिणी पार्ट बताया, ये दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य थे उनमें प्रवेश कर जाते हैं और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए यानी वहाँ पर स्पेनी का जो शासन चल रहा था उनको हटाने के लिए, कहाँ पर, दक्षिण में कौन से, स्पेनी के बुर्बोन्स के शासन चल रहा था, उनको हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहते हैं। कौन, जुसेप्पे गैरिबाल्डी और वहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता थे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में क्या कर दिया गया, इमैनुअल द्वितीय था उनको इटली को एकीकृत करने का एक मुख्य शासक घोषित कर दिया जाता है। यानी कि बात करें 1861 में कौन शासक बन जाता है इटली का, कौन बन जाता है, इमैनुअल द्वितीय। और इटली के अधिकांश निवासी है जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी। निरक्षरता मतलब कम पढ़े लोग थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। यानी उदारवादी किस प्रकार की भावना होती है, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या मायने होते हैं, किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसके बारे में वो अनजान थे। यानी अपना कितना योगदान दे सकते हैं लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। और दक्षिणी इटली में देखें तो जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया था, यानी दक्षिण में जहाँ पर बुर्बो वंश का शासन था, स्पेन बुर्बो वंश का शासन था दक्षिण में, वहाँ पर क्या किया था, गैरिबाल्डी का समर्थन किया था वहाँ के आम किसानों ने। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था कि इटालिया होती क्या है, उसके बारे में सुना ही नहीं था। और वे मानते थे कि लाटालिया विक्टर एम्यूल की पत्नी थी। क्या मानते थे कि लाटालिया कौन थी, इमैनुअल जो वहाँ का शासन था, इमैनुअल द्वितीय, उसकी पत्नी मानते थे। लेकिन ये इटली को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, यानी कि इतने निरक्षर लोग थे उस समय वहाँ पर।